केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसका विषय सूची इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। दूसरा में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण के प्रकार। संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, समीकरण। आगे इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया। 7 नंबर में है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। 8 नंबर में है विकृति गंधिता। ये हमारा विषय सूची है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसका डिफिनेशन। अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हम जानते हैं। केमिकल रिएक्शन कहने से तात्पर्य वैसे रिएक्शन से है जो विभिन्न परिस्थिति में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर या कोई बड़ा कंपाउंड यानी यौगिक टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसका गुण अपने मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। इसका डिफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि विभिन्न परिस्थिति में जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ एक दूसरे पदार्थ से मिलकर या कोई बड़ा पदार्थ आपस में टूटकर जब कोई अलग अलग नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। विभिन्न परिस्थिति में जब कोई पदार्थ एक
दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ या फिर कोई बड़ा पदार्थ आपस में टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण अपने मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विभिन्न परिस्थिति में अब कोई कंडीशन दिया हुआ रहेगा, कोई भी कंडीशन विभिन्न परिस्थिति में जब कोई पदार्थ एक दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसका गुण अपने मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होगा, उसे रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। या कोई बड़ा पदार्थ आपस में टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे भी हम केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। अर्थात ई एक पदार्थ है, मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु है और ये है ऑक्सीजन। जब इसको आपस में रिएक्ट कराएंगे तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसी प्रकार जिंक को H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 का निर्माण करता है। अर्थात जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ZnSO4 जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। उसी तरह जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2O का निर्माण होता है। अर्थात कहने का अर्थ, मान लिया जाए एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस जलने वाला होता है, ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होता है। जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको जल मिलता है जो बुझाने वाला कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का गुण है जलने वाला, ऑक्सीजन का गुण है जलाने में सहयोग करना और पानी का गुण है आग को बुझाने के लिए। अर्थात रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसका गुण भिन्न हो। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से रिएक्ट करता है, जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रोसेस में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, रिएक्टेंट तथा अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद कहते हैं, जिसका डिफिनेशन हम लिखते हैं इस प्रकार। और रिएक्टेंट अभिकारक वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मान लिया जाए हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन से जब हम रिएक्ट कराएंगे तब H2O का निर्माण होगा। हाइड्रोजन गैस और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस। जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तब, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तब हमको जल प्राप्त होगा। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रिएक्टेंट कहते हैं। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक क्या है, हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस है। अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको क्या बोलेंगे, हम रिएक्टेंट बोलेंगे। जब अपक्रिया में या अर्थात इक्वेशन में भाग लेने वाला पदार्थ रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, जिसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और अपक्रिया में बनने वाले पदार्थ को प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद कहते हैं। अब इसका हम डिफिनेशन आगे लिखते हैं और इसको समझते हैं। प्रोडक्ट उत्पाद वैसा रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ को, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक या कोई बड़ा पदार्थ आपस में टूट कर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसमें बनने वाला पदार्थ प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट्स या अर्थात उत्पाद कहलाता है। यानी कहने का अर्थ कि रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें जो बनने वाला पदार्थ होता है उसको प्रोडक्ट उत्पाद कहते हैं। अब आते हैं रासायनिक संकेत, सिंबल और केमिकल सिंबल के बारे में जानते हैं। केमिकल सिंबल क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया, जो पहला चैप्टर में है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन।
उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, और रासायनिक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अब केमिकल सिंबल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। केमिकल सिंबल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे सिलेबस के अनुसार बढ़ेंगे ताकि आप लोग का सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर समाप्त किया जा सके। रासायनिक संकेत, केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल, रासायनिक संकेत। तत्वों, किसी तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए उसके संपूर्ण नाम के स्थान पर संक्षिप्त में रूप में लिखना ही रासायनिक संकेत कहते हैं। अर्थात जब किसी कोई तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसके संक्षिप्त रूप का प्रयोग करेंगे उसको केमिकल सिंबल कहते हैं। अर्थात किसी तत्वों के प्रदर्शित करने के लिए किसी तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे केमिकल सिंबल बोलते हैं। केमिकल सिंबल बोलते हैं किसी तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा उसको केमिकल सिंबल, अर्थात तत्व को प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का या संकेत का प्रयोग किया जाएगा उसको केमिकल सिंबल बोलेंगे। जैसे में लोहा को Fe से सूचित करते हैं, जो हम बेसिक क्लास में बता दिए हैं संकेत के बारे में। उसी प्रकार ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन को Cl से सूचित करते हैं। इसी प्रकार से आपको हम बेसिक में बता दिए हैं। अब आते हैं अगला केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र। इसका डिफिनेशन देखते हैं ताकि आपका बेस ठीक रहे। केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र। केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र रासायनिक संकेतों की सहायता से किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु को प्रदर्शित करना ही केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला उसे कहते हैं
रासायनिक संकेतों की सहायता से किसी तत्व या यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? केमिकल सूत्र अर्थात केमिकल फार्मूला। रासायनिक सूत्रों की सहायता से, रासायनिक संकेत की सहायता से, रासायनिक संकेत की सहायता से, रासायनिक संकेत के सहायता से जब किसी तत्वों या यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करना ही रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फार्मूला कहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन के लिए H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N2 लिखते हैं। इसी प्रकार आपको हम बेसिक में यौगिक और तत्व का नाम बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। इसके पहले रासायनिक समीकरण के प्रकार बताने से पहले रासायनिक समीकरण बता दे रहे हैं। रासायनिक समीकरण धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से वास्तविक रासायनिक अपक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात रासायनिक संकेत तथा सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अपक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों के सहायता से रासायनिक
संकेतों तथा सूत्रों के सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसको शब्द के रूप में न बोलकर संकेत और सूत्र की सहायता से उसको दर्शाना ही उसी को रासायनिक इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण के विभिन्न प्रकार हैं जिसको हम आगे देखेंगे। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने से जल का निर्माण होता है। मान लिया जाए कि हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ अपक्रिया कराने से हमको जल का निर्माण होगा। इसको हम संकेत के रूप में लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए H2 प्लस ऑक्सीजन गैस के लिए O2 के लिए ऑक्सीजन गैस के लिए O2 का प्रयोग करते हैं और H2O अर्थात जल के लिए H2O का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि रासायनिक संकेत हाइड्रोजन के लिए H है, ऑक्सीजन के लिए O है और H2O यानी सूत्र है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से H2O का निर्माण होता है। अर्थात जब कोई केमिकल समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन को संकेत के द्वारा प्रयोग करेंगे उसको केमिकल समीकरण कहते हैं। अर्थात इसको जो बनने वाला पदार्थ है इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। इसको क्या टोटल को बोलेंगे, टोटल को हम केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब इसका प्रकार देखते हैं। टाइप ऑफ
केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट नंबर में हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस 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 केमिकल इक्वेशन, अर्थात इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा नंबर में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन देखेंगे। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण। बैलेंस संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसका अभिकारक के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या तथा उत्पाद के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें
अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के परमाणु, रिएक्टेंट के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद यानी प्रोडक्ट में तत्वों में उपस्थित तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, अर्थात बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे में Zn प्लस SO4 बनाएगा ZnSO4। अब इस इक्वेशन में देखते हैं विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या और अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं Zn प्लस SO4 जिंक को हाइड्रोजन, सॉरी गलत इक्वेशन लिखा गया, Zn प्लस H2SO4 तब क्या बनेगा, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनेगा। अर्थात विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या, विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या। अगला स्टेप में अभिकारक में, उसके बाद उत्पाद में, यानी यहाँ जिंक के
तत्वों के परमाणु संख्या। जिंक में तत्वों की परमाणु संख्या। अभिकारक में हमको क्या मिल रहा है? 1। उत्पाद में भी क्या मिल रहा है? 1। उसके बाद हाइड्रोजन के देखेंगे, जिंक के देखने के बाद हाइड्रोजन के देखेंगे। हाइड्रोजन के तत्वों के परमाणु संख्या। यहाँ पे हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी 2 है। अब सल्फर के देखते हैं। एस के तत्वों के परमाणु संख्या। अभिकारक में एस 1 है, यहाँ पर भी उत्पाद में भी 1 है। अब ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणु संख्या। यहाँ पे अभिकारक में 4 हैं और उत्पाद में भी 4 हैं, अर्थात अभिकारक के परमाणु संख्या बराबर क्या होना चाहिए? उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या। उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या, अर्थात कहने का मतलब रिएक्टेंट और उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड LHS के परमाणु संख्या अगर बराबर होगा तो वैसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। साफ साफ अगर रिएक्टेंट के परमाणु संख्या और उत्पाद के परमाणु संख्या, रिएक्टेंट के परमाणु संख्या और उत्पाद के परमाणु संख्या दोनों बराबर होगा तो वैसे समीकरण को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अर्थात एग्जाम्पल में जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट कराते हैं तो ZnSO4 जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अर्थात जिंक का यहाँ पर अभिकारक में 1 अणु है, अर्थात 1 परमाणु है। उसी प्रकार उत्पाद में भी 1 है। अब जिंक के बाद हाइड्रोजन यहाँ पे अभिकारक में 2 है तो उत्पाद में भी 2 है। अगर सल्फर को देखें तो यहाँ पे सल्फर 1 है, अभिकारक में 1 है तो उत्पाद में भी 1 है। अगर सल्फर अब ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणु संख्या 4 है, अभिकारक में 4 है तो उत्पाद में भी 4 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारक बराबर उत्पाद जिसका परमाणु संख्या किसी भी तत्व का परमाणु संख्या बराबर होगा उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे।
अर्थात अभिकारक के परमाणु संख्या बराबर उत्पाद के परमाणु संख्या को केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसके आगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन असंतुलित रासायनिक समीकरण इसका डिफिनेशन हम जानेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारक के तत्वों के विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या तथा उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान न हो तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारक, कीवर्ड क्या है, अभिकारक के विभिन्न तत्वों, अभिकारक के विभिन्न तत्वों
क्या है कीवर्ड? अभिकारक के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या, अभिकारक के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या तथा उत्पाद, दूसरा कीवर्ड क्या आया? उत्पाद के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या, विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या के विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या बराबर अर्थात समान न हो, अर्थात बराबर या समान न हो तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं और इसमें तत्वों के परमाणु संख्या, अभिकारक के तत्वों के परमाणु संख्या तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या अगर बराबर आ जाएगा तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और बराबर अगर नहीं आएगा तो इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अर्थात इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन में अभिकारक के तत्वों के परमाणु संख्या तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या अगर बराबर न होगा तो ऐसे समीकरण को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर अभिकारक के तत्वों के परमाणु संख्या तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर अगर या तो समान हो तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सॉरी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल। अर्थात देखते हैं तत्वों के विभिन्न तत्वों के या तो तत्वों के नहीं, विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या। अब विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या फिर अभिकारक और उत्पाद में देखेंगे। अभिकारक, उसके बाद उत्पाद। तो अभिकारक में आप कैल्शियम के लेते हैं Ca के तत्वों के परमाणु संख्या। अभिकारक में एक है, उत्पाद में भी एक है। कार्बन के C के तत्वों के परमाणु
संख्या। इसका क्या है, कार्बन यहाँ एक है, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ तक तो बराबर बराबर आया है। आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणु संख्या। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 1 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 1 3 है। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के देखते हैं, H के तत्वों के परमाणु संख्या। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब Cl यानी क्लोरीन के तत्वों के परमाणु संख्या। यहाँ पे क्लोरीन का अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है। अब देखते हैं, यहाँ पे अभिकारक में कैल्शियम 1 है, उत्पाद में कैल्शियम 1 है, ये दोनों तो बराबर है। अगला केस देखते हैं, कार्बन तत्वों के परमाणु संख्या। कार्बन तत्वों के परमाणु संख्या यहाँ पे 1 है, अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 ही मिला। यहाँ तक के तो डाटा क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या। अभिकारक में 3 है, उत्पाद में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। टोटल मिलाकर 2 प्लस 1 मिलाकर 3। यहाँ तक भी डाटा क्लियर है, दोनों का डाटा ठीक है। अगला डाटा में देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन तत्वों की परमाणु संख्या। अभिकारक में 1 है, परंतु उत्पाद में 2 हो गया, अर्थात भिन्न हो गया। यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाया। अब उसी प्रकार क्लोरीन में देखते हैं, क्लोरीन में अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है, अर्थात रिएक्टेंट के तत्वों के परमाणु संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं है। तो इसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को हम यह कहेंगे कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इस प्रकार हमको 10th क्लास में 2 इक्वेशन पढ़ना था, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया के महत्व के बारे में जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है और सिलेबस में दिया हुआ है।
सिग्निफिकेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण का महत्व। सिग्निफिकेंट significant of chemical equation। सिग्निफिकेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर में आणविक सूचना। फर्स्ट नंबर में आणविक सूचना। आणविक सूचना आणविक सूचना अब क्या है? तो आणविक सूचना रासायनिक समीकरण में से हमें यह सूचना मिलती है कि अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कितने कितने अणु आपस में मिलकर उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करता है। रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलती है कि अभिकारक के कितने कितने अणु मिलकर उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करता है। आणविक सूचना से हमको यह पता चलता है कि रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक समीकरण से हमको यह सूचना मिलती है कि अभिकारक के कितने कितने अणु मिलकर उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करता है, उसको आणविक सूचना कहते हैं। आणविक सूचना कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर जल के 1 परमाणु, अर्थात हाइड्रोजन के 1 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर हाइड्रोजन के 1 अणु का निर्माण करेगा। इससे हमको यह सूचना मिलता है कि हाइड्रोजन गैस का 1 अणु लेंगे, ऑक्सीजन गैस का 1 अणु लेंगे, उसको साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो जल के 1 अणु का निर्माण होगा। अगला गुणात्मक सूचना। गुणात्मक सूचना
इसके बारे में देखते हैं दूसरा पॉइंट में। गुणात्मक सूचना, आणविक सूचना हो गया, अब गुणात्मक सूचना 2 नंबर में। गुणात्मक सूचना, गुणात्मक सूचना, गुणात्मक सूचना रासायनिक समीकरण सिग्निफिकेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन का दूसरा नंबर। रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलती है कि, यह सूचना मिलती है कि अभिकारक एवं उत्पाद का नाम का पता चलता है। अभिकारक तथा उत्पाद का नाम का पता चलता है। अर्थात गुणात्मक सूचना से हमको क्या पता चलता है? रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलती है कि अभिकारक में किस किस तत्व का नाम है और उत्पाद में किस किस तत्व का नाम है, जिसको हम गुणात्मक सूचना से प्राप्त करते हैं। उसको हम किस सूचना से प्राप्त करेंगे? गुणात्मक सूचना से। जैसे कि मान लिया जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल के निर्माण करेंगे, तो इससे हमको सूचना पता चल रहा है कि यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि इसका नाम पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है अभिकारक में, तथा उत्पाद में हमको जल का नाम पता चल रहा है, जिसको हम गुणात्मक सूचना के अंतर्गत रखते हैं। 2:40 जखनी तक कर दे, देख लीजिए जहाँ तक हो जाए वहाँ तक 3 बजे तक पढ़ा। ठीक, अगला भारात्मक सूचना, यानी कि भार से रिलेटिव सूचना जो प्राप्त होगा इक्वेशन में, उसको भारात्मक सूचना कहते हैं। भार से रिलेटिव देखेंगे, अब इक्वेशन से भार से रिलेटिव जो सूचना मिलेगा उसको भारात्मक सूचना। भारात्मक सूचना रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलता है कि, यह सूचना मिलता है कि भार के दृष्टि से, भार के दृष्टि से, भार के दृष्टि से अभिकारक में, अभिकारक के कितना भाग और उत्पाद में कितना भाग का निर्माण होगा। यह सूचना मिलता है कि अभिकारक में कितने भाग, अभिकारक के कितने भाग तथा उत्पाद में
कितने भाग अभिक्रिया कितने भाग उत्पाद में कितने भाग का निर्माण होता है। रासायनिक समीकरण से यह सूचना मिलती है कि भार के दृष्टि से अभिकारक में कितने भाग अभिक्रिया में भाग लेगा। यहाँ पे छूट गया, अभिक्रिया में भाग लेगा, यहाँ पे छूट गया है। तथा उत्पाद में कितने भाग का निर्माण होता है। भारात्मक सूचना से तात्पर्य, रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलता है कि भार के दृष्टि से अभिकारक में कितने भाग अभिक्रिया में भाग लेगा और उत्पाद में कितने भाग का निर्माण होगा, जिसका पता हमको भार से मिलता है, जिसको भारात्मक सूचना कहते हैं। आयतनिक एक सूचना बचा हुआ है, लास्ट नंबर, ये था 3 नंबर, लास्ट नंबर चौथा। एक सूचना और मिलता है जिसको आयतनिक सूचना बोलते हैं। आयतनिक सूचना रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलती है कि अभिकारक के कितने आयतन उत्पाद के कितने आयतन का निर्माण करेगा, जिसको बारे में हमको आयतनिक सूचना से प्राप्त होगा। अर्थात रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलता है कि अभिकारक के कितने आयतन तथा उत्पाद के कितने आयतन का निर्माण करता है। रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलती है कि अभिकारक में कितने आयतन अभिक्रिया में भाग लेगा और उत्पाद में कितने आयतन उत्पाद के कितने आयतन का निर्माण होगा, जिसके बारे में हमको ये सूचना मिलती है। जैसे में एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर भी देखेंगे। एक क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण 2H2 प्लस O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2H2O का निर्माण करेगा। इससे फर्स्ट इसका आंसर होगा,
किस प्रकार। देखो इससे हमें क्या क्या सूचना मिलता है। क्वेश्चन समीकरण, रासायनिक समीकरण, इससे हमें क्या क्या सूचना मिलता है। पहला सूचना मिलेगा, इससे हमको पहला सूचना मिलेगा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करेगा। पहला में हम क्या, इसमें अभिकारक, इस समीकरण में अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर उत्पाद के, आपस में मिलकर उत्पाद में जल अर्थात H2O का निर्माण करता है। दूसरा नंबर में हमको क्या सूचना मिलेगा, दूसरा नंबर में हाइड्रोजन के कितना अणु, 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु के 1 अणु मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन नहीं कुछ यहाँ पे है तो 1 है, ऑक्सीजन के 1 अणु और यहाँ पे 2 है, तो उत्पाद में जल के 2 अणु का निर्माण करता है। दूसरा सूचना मिला। तीसरा सूचना भार की दृष्टि से, तीसरा सूचना क्या है, भार के दृष्टि से हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 यानी 2 गुना हाइड्रोजन के है H2, तो यहाँ पे 2 गुना हाइड्रोजन 1 के लिए 1 एंड 2, टोटल कितना 4 ग्राम हाइड्रोजन, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हाँ, यानी कि ऑक्सीजन के O2 के लिए 16 गुना 2 यानी 32 ग्राम मिलकर जब अभिकारक में हाइड्रोजन के 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम और उत्पाद में जल का 2H2O, तो 2 गुना 2 दूनी 2 इंटू 2 और प्लस 2 गुना 16, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 16 दूनी 32, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 और गुना 2
तो 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 4, 4 प्लस 32 बराबर 36। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम मिलकर उत्पाद में जल के 36 ग्राम, जल के 36 ग्राम अणु का 36 ग्राम का निर्माण करेगा। टोटल 36 ग्राम जल का निर्माण करेगा। यानी कि भार की दृष्टि से 4 ग्राम हाइड्रोजन, भार की दृष्टि से 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर जल के 36 ग्राम का निर्माण करेगा। इससे हमें ये सूचना मिलती है। अब आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संकेत ठोस के लिए S, गैस के लिए G, यानी SOLID, सॉलिड, गैस, लिक्विड। लिक्विड द्रव के लिए L, जलीय विलयन, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के एक्वा, एक्वा जिसको जलीय विलयन, इस प्रकार। इसका एग्जाम्पल सभी के साथ सिफिक्स रहेगा। अगर गैस मुक्त होगा, ये सिंबल गैस मुक्त, फ्री, फ्री गैस, और नीचे की ओर अपक्षेप, प्रीसिपिटेट, ठीक, अपक्षेप हो गया। सॉलिड के लिए एच से डिनोट करेंगे, गैस के लिए जी से, लिक्विड के लिए एल से, सॉल्वेंट के लिए एक्यू से। जलीय विलयन का गैस मुक्त होगा तो ऊपर की ओर एरो होगा, अगर अपक्षेप प्राप्त होगा, पिटिस्पेट प्राप्त होगा तो नीचे की ओर होगा डाउन, डाउन एरो। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसे हम दिखा देते हैं। इसका एग्जाम्पल H2 गैस, O2 गैस, अब H2O लिक्विड। उसी प्रकार C+O2, ये S फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैस फॉर्म में होगा। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो CO2 गैस फॉर्म में मिलेगा।
छोड़ दिए बच्चन को चलाओ अभी एक क्लास और लगता है। हेलो दोस्तों, आपका सर आज का स्वागत है। हमें लगता है कि आज आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास समझ में आया होगा। और जो हमारे सूरज सर है, जो शायद आज क्लास कुछ कम लिए हैं, लेकिन अगले दिन जो आएंगे नेक्स्ट क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। बच्ची तो खत्म कर देंगे।